देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है योगा काउंसलिंग, द नीड ऑफ योगा काउंसलिंग इन योगा थेरेपी। सो क्या नीड है हमारा योगा थेरेपी में काउंसलिंग का, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी यस्टरडे कि क्या था। अगर किसी को योगा थेरेपी के थ्रू आप क्योर करना चाहते हो, किसी डिसीज़ को, किसी पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, तो सबसे पहला उसका स्टेप आपका योगा काउंसलिंग होना चाहिए। बिकॉज़ योगा काउंसलिंग के बिना आप जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज़ का रूट कॉज़ है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। बात करके, डिस्कस करके ही आप उसकी प्रॉब्लम की जड़ को समझ सकते हैं। एक हमने एग्ज़ाम्पल लिया था इंसोम्निया का, या इंसोम्निया के जैसे किसी भी मेंटल डिसीज़ को ले लीजिए, या किसी भी ऐसे डिसीज़ को ले लीजिए जो कि साइकोसोमेटिक है। दैट मीन्स उसका रूट कॉज़ उनका स्ट्रेस या उनका डिप्रेशन या इस टाइप की कोई भी मेंटल रिलेटेड कोई भी है। तो उन केसेस में हमेशा हमको काउंसलिंग पहले करनी चाहिए और उसके रूट कॉज़ को समझ लेना चाहिए, और देन अकॉर्डिंगली हम उनको उनको आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और सभी चीज़ें आप दे सकते हैं। बट पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीड हमने समझ लिया, तो उसका कॉज़ जितना अच्छे से आप उसको समझ लेंगे, उसके बाद ही आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँगे। तो अब आई बात यहाँ पे यौगिक पर्सपेक्टिव ऑफ डिसीज़ेज़ की। डिसीज़ तो हमने समझ लिया काउंसल करके, ठीक है? बट हमको अगर पता ही नहीं है कि किस डिसीज़ पे योगा काउंसलिंग काम करती है और किस डिसीज़ पे नहीं करती, वैसे देखा जाए तो 100% डिसीज़ेज़ पे काउंसलिंग वर्क करेगा। बट जिन डिसीज़ेज़ पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है या जिनमें काउंसलिंग के बिना कोई काम ही नहीं चलेगा, उन डिसीज़ेज़ को समझ लेता है। तो यौगिक पर्सपेक्टिव ऑफ डिसीज़ेज़, जिसमें कि आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट है। तो जो डिसीज़ेज़ होते हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासिफ़ाई किया गया है। पहला है आदिज व्याधि और दूसरा है अनादिज व्याधि। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आदिज मतलब स्ट्रेस बॉर्न डिसीज़ेज़, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? स्ट्रेस से, चिंता से। किसी भी तरह की चिंता है, कोई स्ट्रेस है, उसकी वो जब लंबे टाइम तक चलता है, बिकॉज़ स्ट्रेस तो सभी को है। किसी न किसी बात की चिंता या कुछ किसी बात का हमको टेंशन तो होता है। उससे कोई ऐसे नहीं कि इमीडिएटली कोई डिसीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम उस तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार-बार हम उसी तरह की प्रैक्टिसेस में रहते हैं कि हर बात का हम स्ट्रेस ही लेते हैं और सॉल्यूशन नहीं खोजते, तो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहने के बाद धीरे-धीरे हमारी बॉडी पे भी दिखने उसका असर होने लग जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसके पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से जो व्याधियाँ या डिसीज़ होते हैं, उनको बोलते हैं आदिज व्याधि, ओके? इनको बोलते हैं स्ट्रेस बॉर्न डिसीज़ेज़। उसके बाद दूसरे टाइप की जो है, जिनका स्ट्रेस से कोई लेना-देना नहीं है, उस तरह की व्याधियाँ, उस तरह की बीमारी, उसको बोलेंगे नॉन स्ट्रेस बॉर्न डिसीज़ेज़, ठीक है? इसमें जैसे एक्सीडेंट हुआ या आपको समझिए कीड़े ने काट लिया, इसमें तो आपने कोई स्ट्रेस नहीं लिया था, उसके बाद वो डिसीज़ बन गया और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के, ये जैसे कि लिखा हुआ है इंजरी, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, तो इस या सर्जरी हुई है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, तो वो सब अनादिज व्याधि में आएगा, ठीक है? आदिज व्याधि का ट्रीटमेंट क्या है? पहली बात तो हमारा काउंसलिंग के थ्रू हम उसको समझेंगे। दूसरी बात, लाइफ़स्टाइल में कुछ मॉडिफ़िकेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे आपके सोचने का तरीका, जिससे आप किसी बात का स्ट्रेस ना लें, किसी बात को सॉल्यूशन खोजें, ना कि उसके प्रॉब्लम में फँस जाएँ। तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंजेस करने होते हैं अनादिज व्याधि में, और अनादिज व्याधि में आपको रेमेडी क्या होता है? उसका मेडिसिन लेना पड़ता है या उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। समझो कोई टॉक्सिन्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है? सर्जरी है ना। हम तो उसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा काउंसलिंग उस पे वर्क नहीं करेगा, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। सर्जरी के लायक प्रॉब्लम है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, मेडिसिन से रिलेटेड तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 भागों में हम डिसीज़ेज़ को या व्याधियों को बाँट सकते हैं। अब हमने जो पहला पढ़ा, आदिज व्याधि, अनादिज व्याधि। अनादिज का हमने समझ लिया कि सर्जरी और मेडिकेशन से वो ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। अब आदिज व्याधि के लिए क्या करना है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं योगा काउंसलिंग, ठीक है? तो आगे चलेंगे आदिज व्याधि पे। तो पहले हम समझेंगे आदिज व्याधि मतलब स्ट्रेस बॉर्न डिसीज़ेज़। तो स्ट्रेस जब हम लेते हैं किसी बात का, ठीक है? तो उस स्ट्रेस का हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो समझ लेते हैं। उससे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। कैसे स्ट्रेस हमारे ऊपर नेगेटिवली वर्क करता है, ये शायद हमको नहीं समझ में आ पाता। हम बहुत बार हम ऐसे
अभी भी इस टाइम पे भी आप कुछ फ्यूचर के लिए, कुछ करियर के बारे में हमेशा हम स्ट्रेस में रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में हम तब रहते हैं जब हम सॉल्यूशन नहीं खोजते, केवल और केवल प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे फ़ोकस नहीं करते, तब वो स्ट्रेस बन जाता है। हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए। दैट मीन्स उस प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आएँगे, बट उन प्रॉब्लम को इस तरीके से अपने माइंड में एनालिसिस कीजिए कि उसका कोई एक रिज़ल्ट आपको मिल जाए, कोई आपको उसका एक वे आउट मिल जाए, इस तरीके से। तो अगर हम जब ऐसा नहीं कर पाते, जब इसमें हम सक्सेस नहीं होते, तो किस टाइप की चीज़ें होती हैं? तो पतंजल योग सूत्र में एक श्लोका है, सूत्र है, दुःख दौर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। मतलब इनसे अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमको हो सकती हैं। क्या-क्या है वो? दुःख, पहली बात तो दुःख होगा जब हम स्ट्रेस लेंगे। दूसरा, दोर्मनस्य मतलब मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाएँगे, और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे तो अंगमेजत्व मतलब ट्रेमर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में कुछ जैसे आपने एक शिवरिंग टाइप की, बॉडी में एक वाइब्रेशन टाइप का बॉडी के किसी पार्ट में होने लगता है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे श्वास पे। श्वास, दुःख दौर्मनस्य श्वास, श्वास मतलब हमारा श्वास पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम स्ट्रेस लेंगे? जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, किसी टाइम किसी से हमारा हमने किसी को कुछ बोल दिया, उन्होंने हमको कुछ बोल दिया, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्रेथ जो रहता है, वो इर्रेगुलर हो जाता है, हम जल्दी-जल्दी साँस लेने लगते हैं। जितना अभी आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो आप जितना डीप ब्रेथ कर रहे हैं, उतना तब उस कंडीशन में हम नहीं कर पाते। तो श्वास हमारी उससे इफ़ेक्ट हो जाती है, उससे हमारी श्वास अफ़ेक्ट होती है। उसके बाद आया प्रश्वास। पहला वाला श्वास मतलब इन्हेलेशन, और दूसरा प्रश्वास मतलब एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल दोनों प्रभावित होते हैं, और दोनों थोड़े से फ़ास्ट हो जाते हैं। दोनों कंट्रोल में नहीं रहते। फ़ास्ट होने के साथ-साथ आपके कंट्रोल में नहीं होते। उसके बाद आता है विक्षेप, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद शह-ब-ब मतलब ये पूरे एक-एक करके आपके पहले माइंड से स्टार्ट होके आपके बॉडी के अलग-अलग पार्ट पे इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको दिखने लगता है। और उसके बाद में क्या होगा, इर्रेगुलर ब्रीदिंग के बाद में धीरे-धीरे अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा लंबे टाइम तक रखें, इसका ट्रीटमेंट ना करें, इस पे कोई उपचार ना करें, तो हमको काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ लाइक हार्ट डिसीज़ेज़, ब्लड फ्लो से रिलेटेड डिसीज़ को मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ेज़, हाई बीपी, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल ना करना सीख पाए तो। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस क्या लेके आते हैं? दुःख, tremor of the body, irregular with the understanding, we remind ourselves the stress is cause of most chronic illness. हमको पता होना चाहिए, और अभी हमको पता चल चुका है, इसीलिए लोग आज योगा के इफ़ेक्ट को क्यों समझ रहे हैं, योगा के जो इम्पोर्टेंस है उसको क्यों समझ रहे हैं। उनको पता चल गया है कि जितनी भी मॉडर्न टाइम के डिसीज़ेज़ हैं, मैक्सिमम योग से क्योर हो सकते हैं, बाकी किसी चीज़ से क्योर नहीं हो सकती। इवन ना ही एलोपैथी से पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं, बट हम जब तक योग नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, योग आसन नहीं होता है केवल, आपको पता होगा कि योग मीन्स आसन नहीं होता है, आसन योग का एक पार्ट है ना? किसी जो जिसके लिए भी पॉसिबल हो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई 1-2 जन मुझे या फिर हैंड रेज़ कर दीजिए अगर आप सुन रहे हैं और इतना समझ में आया तो। थैंक यू सो मच। अब ऐसे लग रहा है कि क्लास में मैं अकेले नहीं हूँ। ठीक है? तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस से इतने टाइप के प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने लगते हैं, जो पहले मेंटल लेवल पे होते हैं और धीरे-धीरे फिज़िकल लेवल पे हमको विज़िबल हो जाता है। आपको पता है एस्थमा भी एक स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ है। मतलब स्ट्रेस से स्टार्ट होता है और धीरे-धीरे वो कई मामलों में वो हेरिडिटी मतलब एक मतलब हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है कि उनके पहले के जनरेशन में था तो बच्चों में आ सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार वो स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। ठीक है? तो हमको इसलिए हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस से क्या-क्या बीमारियाँ हमको हो सकती है। लिस्ट ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स व्हिच नीड काउंसलिंग। अब हमने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को समझ लिया अच्छे से कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जस्ट अ मिनट। हुँ। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हमने समझ लिए कि वो स्टार्ट कैसे होते हैं, वो स्ट्रेस से स्टार्ट होते हैं। अब उनमें
ऐसे कौन-कौन से डिसीज़ेज़ हैं जो साइकोसोमैटिक हैं और आपको पता चल गया कि उसका रूट ही स्ट्रेस है, तो हमको जब स्टार्ट करेंगे अपनी योगा थेरेपी, तो आपको स्ट्रेस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा पहले, ना कि उनकी बीमारी पे। आप अस्थमा पे काम करेंगे डायरेक्टली क्या प्राणायाम देंगे, उनको कुछ दे देंगे, लेकिन वो अगर वो स्ट्रेस लेना ही नहीं छोड़ रहे, जिस बात की वज़ह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, तो कैसे काम करेगा, कैसे इम्पैक्ट उन पे आएगा? हम बरसों उनको योग करवाते रहेंगे, बट ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा उन पे और ना ही वो समझ पाएँगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ही रूट कॉज़ नहीं ढूँढा, हमने ही उनको बताया नहीं कि आपको यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है ना? तो ऐसी कौन-कौन से हैं लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन का कारण भी स्ट्रेस है। डिप्रेशन एक सीवियर लेवल पे चले जाता है, उसकी स्टार्टिंग स्ट्रेस से ही होती है। दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है इंसोम्निया, नींद ना आना, ब्रोंकियल अस्थमा जिसके बारे में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ब्रोंकियल अस्थमा भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें क्या होता है, बड़ी जो आंत होती है हमारी स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जो हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। इसमें छाले जैसे हो जाते हैं और फिर क्या होता है, उनको खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, किसी किसी को पेट भी दुखता है खाने के बाद, या किसी को खाने के बाद पेट बहुत हेवी हेवी सा लगने लगता है, बहुत हेवीनेस लगती है बॉडी में, तो वो समझ नहीं पाते। जब डॉक्टर के पास जाते तो उन्होंने बताया कि आपको तो आपकी आंत में, आपकी इंटेस्टाइन में तो कोलाइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी पेशेंट डर जाता है उस टाइम पे, उसको समझ नहीं आता कि मैंने तो कभी अपने खाने में कुछ प्रॉपर टाइम टू टाइम मैंने खाना खाया है, कभी मैंने कुछ ख़राब चीज़ें नहीं खाई हैं, तो फिर मुझे कैसे हो गया? उसको नहीं पता है कि ये भी एक स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ है। सोचिए कहाँ तक चले जाता है स्ट्रेस। ठीक है, डाइजेशन पे आ गया और अगर कोलाइटिस को ज़्यादा दिन तक वैसे ही रहने दी जाए, उसका ट्रीटमेंट ना करें, तो वो सीवियर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और भी उससे दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हार्ट डिसीजेस, बिकॉज स्ट्रेस से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से हमारे को हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो इतने सारे डिसीज़ हैं और उसके अलावा और भी हैं, जिन पे भी आप अगर योगा थेरेपी देते हैं, तो आप एकदम से समझिए किसी को कोलाइटिस है, आपने कोलाइटिस पढ़ लिया कि क्या बीमारी होती है, चलो कोलाइटिस को ठीक करने के लिए ये वाला आसन दे देते हैं, ट्विस्टिंग का दे देते हैं, वक्रासन दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। बट वो काम तो करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, बट बहुत स्लो करेगा। ठीक है। अब आप थेरेपिस्ट हैं, योगा थेरेपिस्ट, आपको पता है कोई भी डॉक्टर कैसे काम करता है, पहले डिसीज़ के रूट कॉज़ को समझता है, ठीक है? तो रूट कॉज़ को समझिए कि कोलाइटिस किस वजह से होता है, या तो उनके मतलब उनका जो खाने-पीने का टाइम टेबल है या वो किस तरह का डाइट लेते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भी काउंसलिंग से ही पता चलेगा। तो दैट मीन्स काउंसलिंग सबसे पहली ज़रूरत है। समझिए कि वो डाइट किस तरह की लेते हैं, कितने बजे लेते हैं, किस तरह का खाना वो खाते हैं, टाइम पे खाते हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। थोड़ा स्ट्रेस भी ज़रूर होगा उनको, वर्क प्लेस का होगा, घर का होगा, उनकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उस स्ट्रेस को समझ के उनको उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आपको टेक्निक बताने हैं कि देखिए आपकी फ़िज़िकल कंडीशन धीरे-धीरे ख़राब हो रही है, तो इसके लिए आप स्ट्रेस, और वैसे भी आप जो योगा प्रैक्टिसेस देंगे, उससे भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है स्ट्रेस। इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक डिसीज़ को ठीक करने के लिए योग स्टार्ट करते हैं और हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में अच्छी हेल्थ मिलने लगती है धीरे-धीरे। तो आप स्टार्ट करवा देंगे तो वो अपने आप वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा उस पे। नीड ऑफ योगिक काउंसलिंग, अब नीड समझ लेते हैं इसका क्या है। नीड मतलब वर्क कैसे करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, जो हम काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा अन्नमय कोश है, आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 5 लेयर होते हैं, 5 कोशास होते हैं जिनको पंचकोशास बोलते हैं। तो इसमें पहला जो ऊपर का लेयर है वो है अन्नमय कोश, मतलब फिजिकल लेयर। जैसे कि हम सभी को पता है पहली वाली जो लेयर है वो जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम डाइट लेते हैं उससे बनता है। हुँ, तो इसलिए क्योंकि आप समझिए, इस चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड आप लेते हो, तो आपकी स्किन, आपकी आँखें, आपकी आप पूरी आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है, अच्छे लगते हो आप फिट दिखते हो, है ना? मेंटली, फिज़िकली आप फिट दिखते हो क्योंकि आप अच्छा डाइट लेते हो, सैलेड, वेजिटेबल्स, अच्छी चीज़ें, और आप बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी खाना खाते हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो थोड़े टाइम आप अच्छे दिख सकते हो, बट उसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे आपके मेंटल लेवल पे और आपके फिजिकल लेवल पे होने ही वाला है।
तो इसलिए हमारा जो पहला लेयर है वो अन्नमय कोशा, उसको नाम ही इसलिए दिया गया बिकॉज़ जैसा आप अन्न खाओगे वैसा हमारा पहला लेयर बनेगा, ठीक है? दूसरा लेयर, तो हम इनसे काउंसलिंग के लिए ये बेस होता है हमारा कि हम जब काउंसल करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें बताते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो कोशास पे ऐसे-ऐसे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा लेयर प्राणमय कोशा, एनर्जी लेयर। तो जब हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या होता है हमारे प्राण उससे प्रभावित हो जाते हैं, प्राण पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उससे क्या होता है आपका इनहेल और एक्सहेल एकदम कंट्रोल के बाहर चला जाएगा और धीरे-धीरे आपको वैसे ही प्रैक्टिस करते-करते आपको कुछ डिसीज़ है जैसे कि अस्थमा में यही होता है हमारा ब्रेथ क्या होता है कंट्रोल में नहीं होता। तो दूसरा इम्पैक्ट आएगा हमारे प्राणमय कोशा में, हमारे प्राणमय कोशा भी नेगेटिवली अफ़ेक्ट हो जाएगा और हमको ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद प्राणमय कोशा जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, हमारा हमारा ब्रेथ जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, कंट्रोल के बाहर गया, हमारा मनोमय कोशा मनोमय कोशा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे विचार अस्त-व्यस्त हो जाते हैं पूरे, बिखर जाते हैं। जभी भी हम स्ट्रेस लेते हैं, कहाँ से हमको प्रॉपर हम कुछ चीज़ें सोच पाते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तो सोच पाते हो कुछ अच्छे से? नहीं सोच पाते होगे ना। आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है घर में और आप उस दिन ऑफ़िस से बहुत टेंशन में आए, तो आप बोलते हो ना मैं कल इसके बारे में चलो सोचेंगे, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा है कुछ सोचने का। बोलते हैं या नहीं? हैंड रेज़। हैंड रेज़, है ना? तो दैट मीन्स स्ट्रेस का हमारे मन पे, माइंड वाले लेयर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा विज्ञानमय कोशा, जिस बुद्धि जहाँ होती है। तो जब स्ट्रेस होता है, जब आप अपने कंट्रोल में नहीं होते हो, तो हमारी बुद्धि भी हम अपनी बुद्धि से सही डिसीज़न नहीं ले पाते। क्यों? जब होता है ना किसी से जब स्ट्रेस किसी से झगड़ा हो रहा हो तो आपकी बुद्धि सही डिसीज़न लेती है, हम कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ, अब चलो आज के बाद आपसे बात ही नहीं करेंगे। जबकि हमको वैसा कई बार रिग्रेट भी फ़ील होता है कि हमको उतना नहीं बोलना चाहिए था। बट हमारी बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम गलत सही डिसीज़न लेने लगती है। तो ऐसे हमारा विज्ञान में कोशा भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमको इन पूरे कोशास पे बेस्ड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस डिसीज़ ने इन पूरे पाँचों के पाँचों कोशों को डिस्टर्ब कर दिया और अंत वाला लेयर हमारा है आनंदमय कोशा, जिसको आत्मा या सोल का लेयर भी बोलते हैं, जो कि हमेशा आनंदमय की स्टेज में हर हमेशा आनंदमय स्टेट में ही रहता है। तो हमको सारे कोशास पे वर्क करने की ज़रूरत है। जब हम काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपके स्ट्रेस लेने से आपके पाँचों कोश अफ़ेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली। अब आई बात इन पांचों कोशों को हमने समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि जब हम पंचकोशा के लिए थेरेपी देंगे तो कैसा देना है थेरेपी, किस तरीके से थेरेपी वर्क करेगी। जो योगा थेरेपी आप देने वाले हो, ठीक है, अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट आपके पास आता है तो आप आनंदमय कोशा के लिए आपने उसको काउंसलिंग तो करवा दिया। अब प्रैक्टिकली जब आप उसको आसन या प्राणायाम या जो भी चीज़ें देंगे तो आनंदमय कोशा को पहले हम आनंदमय कोशा नहीं, पहले हम अन्नमय कोशा से जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो आप जब थेरेपी दोगे तो इन कोशास जो डिस्टर्ब हो चुके हैं ऑलरेडी उस डिसीज की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से जो सारे कोशास उनके डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनको कैसे ट्रैक पे लाएंगे। तो पहला लेंगे अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा के लिए आप उनको आसन देंगे, क्रियाएं देंगे कुछ, और उनको डाइट बताएँगे। हम बताते हैं ना हम लोग भी, हम सारा का सारा डायटीशियन के भरोसे तो नहीं रहते, वो प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं, बट कुछ चीज़ें तो हम भी बताते हैं कि नहीं रात में लेट नाइट खाना मत खाइए, इतने बजे तक आपका डिनर होना ही चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप मत कीजिए, लंच प्रॉपर कीजिए और डिनर में जितना लाइट खाना खा सकते हैं खाइए। ये तो आप लोग भी बताते होंगे बिकॉज़ आप योगा टीचर हो अभी। है ना? तो इतना तो हमारा भी काम है डाइट बताना। तो क्यों बताते हैं हम? आसन धीरे काम करेगा, प्राणायाम धीरे वर्क करेगा, क्योंकि अगर आप डाइट पे आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट ध्यान नहीं देगा, तो उनका अन्नमय कोशा डिस्टर्ब ही रहेगा। तो आप आसन और जो डाइट बताते हैं, वो उनके अन्नमय कोशा को रिपेयर करते हैं, अन्नमय कोशा को ठीक करते हैं। दूसरा जो प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम, मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में आपकी यौगिक ब्रीदिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ जाती है और प्राणायाम में प्रॉपर प्राणायाम डिफरेंट टाइप के, वो उनके प्राणमय कोशा को करेक्ट करेंगे। प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हुआ है, उनका इनहेल एक्सेल डिस्टर्ब हुआ है, वो तेज़ उनकी अनकंट्रोल्ड सांसें चलती हैं तो उससे भी उनकी बॉडी बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है।
तो उसके लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस दीजिए, प्राणायाम दीजिए। तीसरा आया मनोमय कोशा, मतलब माइंड वाला क्षेत्र जो है, तो उसके लिए मेडिटेशन दीजिए। मेडिटेशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको कोई ऑब्जेक्ट देके मेडिटेशन करवाइए, जैसे कि त्राटक हो गया। त्राटक में हम ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन ही तो करते हैं, तो त्राटक दे सकते हैं, बिंदु त्राटक दे सकते हैं, ज्योति त्राटक दे सकते हैं, सूर्य चंद्र त्राटक दे सकते हैं। आप त्राटका में क्या होता है, उनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसपे उनको ध्यान लगाना होता है, और धीरे धीरे वो ध्यान से उनका मन शांत होने लगता है और प्रॉपर वर्क करने लगता है, जो कि डिस्टर्ब हुआ था स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद आया विज्ञानमय कोशा, जहाँ पे हमारी बुद्धि है, मन के बाद बुद्धि। बुद्धि भी डिस्टर्ब हुई थी, उनके डिसीजन करेक्ट नहीं हो रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे, तो कुछ भी डिसीजन ले रहे थे। तो विज्ञानमय कोशा भी डिस्टर्ब हुआ था स्ट्रेस से। उसके लिए आप उनको सत्संग, मंत्रा चैंटिंग भी दे सकते हैं, किसी भी टाइप का जो भी उनको पसंद है, कोई मंत्र चैंटिंग, किसी मंत्र को बार बार चैंट करते रहिए। धीरे धीरे उनकी बुद्धि प्रॉपर, उनका जो विज्ञानमय कोशा है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा, वो ट्रैक पे आ जाएंगी सारी चीज़ें। और आनंदमय कोशा के लिए, आनंदमय कोशा जहाँ पे हमारी आत्मा है, उसका क्षेत्र, तो उसके लिए कर्म योगा। कर्म योगा मीन्स क्या, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से, उनको ना रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्मों को बिना उसके फ्रूट के साथ अटैच हुए, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट ऑफ योर एक्शन, यू नीड टू डू एनी ऑफ योर वर्क, कि बिना कोई भी फल की इच्छा करे अपने कर्म योग को करते जाइए। जैसे कि मदर टेरेसा, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कर्म योगी का। उनको उस एज तक, उनकी एज में जो एज थी और वो सबकी सेवा करते थे, उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था उस एज में। इवन उनकी भी बॉडी उतना साथ नहीं देती होगी, बट वो हमेशा दूसरों की सेवा करते रहे, क्योंकि वो कर्म योगी थे। कर्मयोगी मतलब उनको अपने जो वो कर रहे थे उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए था, उन्हें उसके बदले में कोई फल की अपेक्षा नहीं थी। उनकी एज इतनी हो चुकी थी, वो क्या उसका फल की अपेक्षा करेंगे। लेकिन हर कोई तो वैसे नहीं कर पाता है, उनकी एज वाले पर्सन। दैट मीन्स वो कर्मयोगी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमको अपने आनंदमय कोशा को ठीक करने के लिए कर्म योगा का उनको काउंसलिंग के टाइम पे बताना चाहिए, और प्रैक्टिसेस में भी वो चीज़ें देनी चाहिए। तो इस तरीके से पांचों कोशास को हम करेक्ट कर सकते हैं उनके। ये फिर से उसी चीज़ को रिपीट किया हुआ है। अन्नमय कोशा के लिए डाइट, क्रियाएं, आसन। प्राणमय कोशा के लिए प्राणायाम, और मनोमय कोशा के लिए धारणा, ध्यान। जैसे कि मनोमय कोशा के लिए बताया मेडिटेशन, मेडिटेशन में वही आता है धारणा, ध्यान। और विज्ञानमय कोशा के लिए जैसे कि बुद्ध हमने बताया कि विज्ञानमय कोशा के लिए आप उनको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं, जिनको जिससे उनका मन एकदम बुद्धि उनकी प्रॉपर काम कर सके। आनंदमय कोशा के लिए कर्म योगा, एक्शन एंड ब्लिस। यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। बाकी सभी सुन रहे हैं? दो हैंड रेज हुए। ओके। हम्म। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा योगा प्रैक्टिसेस। ओके। प्राणमय कोशा के लिए प्राणायाम, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मैं शेयर कर दूंगी। और ये रिकॉर्डिंग भी है, आप रिकॉर्डिंग देख के अपने नोट्स रेडी कीजिए, और मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। आज हमारा पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। प्राणमय कोशा के लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो। योगा प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प ऑल साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आर। अब योगा प्रैक्टिसेस कौन कौन से, जो हमने ऑलरेडी थोड़े डिस्कस किए हुए। क्रियाएं लिखा था हमने, तो क्रियाओं में क्या आएगा, इंटरनल क्लींजेस दैट गिव्स थॉरो क्लीनिंग एंड बेनिफिट द नर्व एंड एंडिंग्स टेक्निक एज कपालभाति। जैसे कि कौन कौन सी क्रियाएं हम दे सकते हैं। क्रियाओं में हमको पता है कपालभाति एक क्रिया है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, सभी को पता है ना ये बात। वो क्रियाएं, यस, वो क्रियाएं जिनके थ्रू, दैट गिव्स थ्रू क्लीनिंग एंड बेनिफिट्स, वो क्रियाएं जिनके थ्रू हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। और क्रियाएं पहले जरूरी थी, प्राणायाम और आसन के पहले क्रियाएं जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी प्योरीफाइड रहे, साफ सुथरी रहे। उसके बाद आप जो आसन देंगे, आप जो प्राणायाम देंगे, वो उन पे प्रॉपर वर्क करेंगे। तो क्रियाएं कौन कौन सी है, कपालभाति है,
त्राटक भी क्रियाओं में ही आता है, नेति है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नेति की ज़रूरत ही नहीं है, आपने नेति दे दिया। कपालभाति हो सकता है, बीपी का पेशेंट हो, आपने बोला नहीं, मैम ने तो बताया था क्रियाएँ पहले करवानी होती है, तो आपको क्रिया तो करनी पड़ेगी। अब बीपी हाई बीपी का पेशेंट है, उसको कपालभाति नहीं दे सकते। तो इस टाइप की चीज़ें सोच समझ के कौन-सी क्रिया देनी है वो करवाना है, ठीक है? और उसके बाद रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, सारे टाइप के, अभी हम बात ही कर रहे हैं साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ की, ठीक है? जो कि ब्रेन से मेंटल हमारे लेवल से स्टार्ट होते हैं स्ट्रेस से। तो जितने भी इस टाइप के हैं उसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। सारे के सारे साइकोसोमैटिक कंडीशन में उस पेशेंट को, उस आपके क्लाइंट को एकदम आराम से शवासन और योग निद्रा इनका अभ्यास करवाइए। उनको बहुत जल्दी अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि वो उनके माइंड को, उनके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। और आपको पता है मेंटल डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम की से कनेक्टेड है ना, ब्रेन हमारा कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से, और शवासन और योग निद्रा कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो रेस्ट और रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो करवाइए। आसन कौन-कौन से डिपेंड करेगा डिसीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आसन। फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ आसनास विथ प्रॉपर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड द जेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड बेनिफिट द मेंटल फैकल्टीज। तो जो डिपेंड करेगा कि डिसीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आसनों का एक प्लान बनाइए और उनको करवाइए। देन प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स डायरेक्टली बेनिफिट मेंटल फैकल्टीज एंड रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम का काम है बॉडी में सेल्युलर लेवल पे जाके काम करना। मतलब हम इसके बेनिफिट को कहीं से भी कम नहीं समझ सकते आसन से। समझिए आप योगा टीचर हैं और आपका स्टूडेंट बोलता है कि नहीं मुझे तो बोर होता है प्राणायाम करने में, मुझे केवल आसन करवाओ। तो ठीक है कि आप स्टार्ट कर दोगे कि नहीं, मेरे स्टूडेंट को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने एकदम से मना कर दिया, आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि प्राणायाम के आसनों के बराबर ही प्राणायाम का बेनिफिट होता है, बिकॉज़ और उल्टा ज़्यादा, क्योंकि प्राणायाम डायरेक्टली हमारे सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, सेल्स को करेक्ट करना शुरू करता है वो। सेल्स ठीक होंगे तो हमारे टिश्यूज ठीक होंगे, टिश्यू से मिलके बना है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना है सिस्टम, और सिस्टम से मिलके बनी है हमारी पूरी बॉडी। तो सोचिए सबसे छोटी जो यूनिट है हमारी बॉडी के, मतलब सेल, जिससे मिलके पूरी बॉडी बनी है, उसको सबसे पहले वो ठीक कर देता है, ठीक है? इसलिए आप आसन प्राणायाम के इफ़ेक्ट को बिल्कुल भी हम कम नहीं मान सकते, बिल्कुल उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं बोल सकते। तो उस पे सबसे पहले काम कीजिए, बिकॉज़ वो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा और उनके ब्रेन को रिलैक्स करेगा। 7 टेक्निक्स फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ माइंड। अब माइंड को रिलैक्स कैसे करना है? तो ये जो है ये टेक्निक्स बताए गए हैं हमारे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के थ्रू, कि कैसे हम माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं कि जिससे स्ट्रेस हो ही नहीं। अब बात ये आ रही है कि आप जब काउंसलिंग करोगे उनको, तो काउंसलिंग का बेस क्या होगा? कैसे बोलोगे कि मत लो स्ट्रेस? कैसे वो बोलेंगे, मेरे को तो मेरे आसपास तो इतने नेगेटिव लोग हैं कि मुझे पता है कि मैं कैसे उनके बीच में मैं उनको कैसे हैंडल करती हूँ या मैं कैसे टॉलरेट कर रही हूँ। ठीक है ना? बोलना बहुत आसान है कि हमने बोल दिया कि चलो आप उनकी काउंसलिंग कर लीजिए, काउंसलिंग कर दो मतलब समझा दो उनको और उन्होंने मान लिया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ वो उनको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे उन लोगों को। तो हमारे जो एंशिएंट जो हमारे टेक्स्ट हैं जैसे कि योग सूत्र है, उसमें बहुत अच्छा मेथड बताया हुआ है अपने माइंड को रिलैक्स और शांत रखने का। ठीक है, तो 7 है, 7 में से जो एक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाय कल्टिवेटिंग अपोजिट वर्च्यूज। इस पे डिस्कशन करेंगे। मैत्री करना, मुदितोपेक्षणा, सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाना भावाना पश्चितम प्रसादनम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मैत्री, मैत्री, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। उन्होंने बताया कि दुनिया में, इस संसार में 4 टाइप के लोग होते हैं। मतलब बाकी सब चीज़ों से समझिए आपने स्ट्रेस को कम कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ में फँसे होते हैं कि हमको नहीं समझ में आता हमारे आस-पास में जो लोग हैं वो हमारे साथ में क्यों इतना नेगेटिव बिहेवियर करते हैं। हमारे साथ क्यों, हम उनके साथ अच्छे से रहते हैं बट वो क्यों हमको वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये भी कई बार हमारे स्ट्रेस का रीज़न होता है। मेनली ये रीज़न होता है और हर किसी के लाइफ में होता है। तो महर्षि पतंजलि ने हमको टेक्निक बताया कि उनके साथ में कैसे डील करना है। तो उन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया उन लोगों को। तो बताया पहला जो है मैत्री, फ्रेंडशिप। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप।
Friendship towards positive and happy people who take life as it comes without grumbling and complaining. मतलब आपके साथ जो अच्छे हैं, आपके साथ जो फ्रेंड की तरह रहते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडशिप के साथ रहिए। आपको कैसे ट्रीट करना है, वरना अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप इसको उसके तरीके से इसको और या फिर सबको एक ही तरीके से ट्रीट करोगे कि नहीं मुझे तो सबसे दूर हो जाना है, संसार तो वैसे ही है। वैसे नहीं, जो आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप से रहिए। करुणा, कंपैशन, कंपैशन किसके साथ? जो नीडी हैं, जिनको बहुत दुख है, तकलीफ में है। जैसे हम देखते हैं ना, घर के बाहर निकलते तो कुछ ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जिनके पास लाइफ में कोई सुख नहीं है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, हाँ, उनके पास घर नहीं है रहने को। तो कई बार हम कैसे सोचते हैं, अरे इन्होंने कुछ पाप किए होंगे इसलिए इनके साथ ऐसे हो रहा है। तो ये जो हमारा माइंड सेट है, ये भी हमारे लिए दुख का कारण है, क्योंकि इससे हमारे माइंड में एक वृत्ति आ रही है ना? हमको उससे कोई लेना-देना नहीं है कि उसने क्या कर्म किए। हमको दुखियों के साथ हमेशा करुणा और कंपैशन के साथ में पेश आना है, उनको उस तरीके से ट्रीट करना है। देन तीसरे हैं मुदित, बीइंग मुदित किनके साथ में? जैसे समझ लीजिए कि आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में टॉपर थे, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरे ने भी उतनी ही पढ़ाई की थी। फिर जब उनको पता चला कि मैंने टॉप नहीं किया, इन्होंने टॉप किया है, तो एक ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है कि अरे पढ़ाई तो मैंने भी उतना ही किया था, पर इनको मार्क्स मुझसे ज़्यादा मिले। तो हम कहीं न कहीं एक जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है? तो इस और अगर यही कोई और टॉप कर रहा है किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे शहर में, तो हम उसके लिए जब इन जनरल खुश हो रहे हैं कि अरे वाह! या कोई बाहर देश के बाहर कोई जाके देश का नाम रोशन कर रहा है, तो आप बहुत खुश होते हो कि हमारे इंडिया से, हमारे भारत से कोई गया और वहाँ पे उसने मेडल जीता, क्योंकि आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप खुश हो। लेकिन अगर वो आपका नज़दीकी है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, तो एक मन में एक जेलसी आती है कि मेरे को क्यों ये चीज़ नहीं मिली। तो मुदित उनके लिए होना है, खुश उनके लिए होना है कि जो आपके बराबर के हैं बट उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो तो जब आप एकदम फ्री हो जाएँगे माइंड से कि नहीं मुझे उसके लिए बहुत खुशी है, तो एक जो पीसफुलनेस आपको फ़ील होगी आपके माइंड में, तो उससे आपको स्ट्रेस, इस तरह का जो स्ट्रेस है वो आपके माइंड पे हावी नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस कई कारणों से आता है, हम कारण नहीं समझ पाते कि किस वजह से आ रहा है। ये भी हमारे लिए स्ट्रेस का एक रीज़न होता है। चौथा है उपेक्षा, इंडिफरेंसेस। उपेक्षा किसकी करनी है? ये 3 टाइप के लोग तो हमने देख लिए। एक तो हमारे लिए अच्छे थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ अच्छे से रहिए। एक दूसरे जो इनको कंपैशन की, करुणा की ज़रूरत है, वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनको लाइफ में बहुत सी चीज़ों की कमी है, बट हम क्या सोचते हैं, अरे इन्होंने कुछ किया होगा इसलिए ऐसे हो रहा है। हमको वैसा नहीं सोचना है, हमको उनके साथ कंपैशन और करुणा के साथ में पेश आना है। अब चौथे वाले जो हैं वो सबसे अलग हैं, ऐसे लोग जो आपके पास होंगे कोई ना कोई जो आपके साथ हमेशा नेगेटिव बिहेवियर करते हैं। जिन-जिन के पास में ऐसे लोग हैं वो हैंड रेज़ कर दीजिए, मैं किसी को नाम नहीं पूछने वाली हूँ। कौन है मैं नहीं पूछने वाली हूँ, आप हैंड रेज़ कीजिए। आपको लगता है मेरे आस-पास कोई नेगेटिव पर्सन है जो हमेशा नेगेटिव मेरे से नेगेटिव बात करता है, या फिर मैंने कभी अच्छी बात बताई तो उन्होंने उसको हमेशा नेगेटिवली लिया। मेरे को एप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने कभी। कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, घर में पेरेंट्स, बच्चे जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको लगता है हमेशा डीमोटिवेट करते हैं मुझे, ठीक है? दैट मीन्स आप माइंड मतलब ध्यान से सुन रहे हो, सिर्फ़ इसलिए मैंने पूछा, बाकी मैं नाम नहीं पूछने वाली हूँ किसी का। ठीक है? तो आप ये समझेंगे कि उनको कैसे ट्रीट करना है, जो हमेशा नेगेटिवली चलता है। प्लस आप उनको समझा चुके, आप उनको सारी चीज़ें क्लियरली बता चुके कि ऐसे नहीं करना है या आपको ऐसा नहीं पसंद है, फिर भी वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो क्या करें? तो उनके उस बिहेवियर को जस्ट इग्नोर करना है। उनके उस बिहेवियर को इग्नोर करना है, ना कि उन पर्सन को इग्नोर करना है। उस क्योंकि वो पर्सन ऐसे हो सकता है आपका फैमिली मेंबर हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट उनके उस बिहेवियर को इग्नोर कीजिए, अदरवाइज़ हम उस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे और ये हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब होगा, बहुत नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से 4 टाइप के लोगों को बताया है महर्षि पतंजलि ने, और उनको कैसे डील करना है ये भी बताया है। तो ये हमारे योगा काउंसलिंग का बेस होना चाहिए, और ऐसे पर्सन हर किसी के आस-पास होते हैं, तो ये काउंसलिंग ज़रूरत पड़ती ही है। जो यहाँ बताया हुआ है फिर से, हैप्पी किस तरह के 4 पीपल होते हैं? पीपल हू आर हैप्पी, पीपल हू आर अनहैप्पी। मतलब वही जिनको पास कुछ नहीं है, जो परेशानी में है, दुःख में है, उनको करुणा की ज़रूरत है।
तीसरे जो ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड मतलब उनकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है और हम उनको देख के जेलसी फील कर रहे हैं कि अरे हमको क्यों नहीं है ऐसे अच्छा। उनकी किस्मत देखो, चाहे वो हमारा नेबर भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हम उनको देख के सोचते हैं इनके पास तो सारा है, हमारे पास क्यों ऐसे नहीं है। इनके बच्चे अच्छे हैं, इनके उनके हस्बैंड अच्छे, उनके घर में उनके ग्रैंड मतलब उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ नहीं है। इस टाइप का जो हम सोचते हैं ना उसको ब्लेस समझते हैं। तो उनसे जेलसी ना रख के हमको उनके लिए खुश होना चाहिए कि भाई वो डिज़र्व करते हैं तो उनके पास है, कोई बात नहीं। और लास्ट वाले सिंफुल, सिंफुल एक्ट करते हैं, हमेशा ऐसा एक्ट करेंगे जो आप दूसरों के लिए खराब है। तो ये उन्होंने अपने इस सूत्र में 1.33 में बताया हुआ है। द माइंड बिकम क्लियर एंड सेरेन थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ जस्ट अ मिनट थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ लविंग काइंडनेस कंपैशन। तो इस तरह की जब आप कल्टीवेट कर लेते हो, कल्टीवेट करना इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये गुण किसी में होते नहीं है, ये गुण कल्टीवेट करने पड़ते हैं। अपने माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि मुझे दूसरे की चीज़ों से जेलसी फील नहीं करना है। अगर उसने कुछ अचीव किया तो मुझे कोई जेलसी नहीं है, उसने उसने डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, मैं डिजर्व जो करूँगी वो मुझे मिलेगा। तो इस तरह की टेक्निक्स हमारे योग सूत्र में बताई गई है कि इस तरह के एटीट्यूड को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। These healthy attitudes are embodied in four measurable qualities, and these qualities will affect the overall function and health of both the mind and the body. तो इस तरह की क्वालिटीज़ को जब हम अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं अपने माइंड को, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरह का माइंडसेट बनाना। तो आज ही से ट्राई कीजिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। हम भी स्ट्रेस लेते हैं, हम योग में हैं, दूसरों को बताते हैं, बट कहीं 20-30% हम भी किसी न किसी बात का स्ट्रेस लिए हुए होते हैं। ठीक है? अब एक अच्छे काउंसलर की क्वालिटी क्या होती है, ये समझ लेते हैं। एक अच्छा जो काउंसलर होता है ना, वो कभी भी गुड लिसनर होगा, पहले वाले को बाद में समझेंगे। गुड लिसनर होगा, आप दूसरा आपको कोई कुछ बता रहा है अपनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो परेशान है, तो आपने उसको ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक लाइन बोली और आपने 2 पहले ही उनको डिसीज़न दे दिया कि नहीं-नहीं ये इस वजह से नहीं, इस वजह से है। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, बाद में आप अपने नतीजे पे पहुँचना कि किस वजह से हो रहा है। और उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो क्वालिटी है वो पेशेंस होना चाहिए। हो सकता है एक सिटिंग में वो आपको कुछ ना भी बताए बिकॉज़ वो इनसिक्योर फ़ील करते हैं। डिप्रेशन वाले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं। उनको लगता है हमारी बात किसी को बता देंगे, फिर पता नहीं वो किस वज़ह से डिप्रेशन में। तो आपको सही रीज़न भी ना बताएँ एक सिटिंग में, 2, 3, 4, 5 सिटिंग आपको लग सकते हैं। तो पेशेंस रखिए। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप सेल्फ अवेयरनेस रखिए कि आप क्या हैं, आपका रोल यहाँ क्या है। ठीक है? इस तरह से। अब जो पहला वाला है एम्पैथी, उसको समझते हैं। एम्पैथी इज़ द की। गुड काउंसलर के लिए, अच्छे काउंसलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एम्पैथी। सिंपैथी वो होती है, सिंपैथी, एम्पैथी और एपैथी में हम में फ़र्क समझ लेते हैं। जब कोई परेशान है, जैसे आपकी फ्रेंड परेशान है, उन्होंने आपको अपनी परेशानी बताई और आप उनकी परेशानी सुन के और बताने लगे, अरे मेरे घर में तो और ही परेशान करते हैं, मेरे घर में तो इससे भी ज़्यादा है। मतलब इस टाइप का जो हम करते हैं, दैट मीन्स हम उनकी प्रॉब्लम में खुद इन्वॉल्व हो गए। हम उनकी प्रॉब्लम में खुद ही इन्वॉल्व हो गए सिंपैथी के साथ में। उनके साथ हमदर्दी तो हुई, लेकिन हम अपना और 2 बताने लग गए। ये एटीट्यूड कभी भी अच्छे काउंसलर का नहीं होगा। अच्छा काउंसलर ना ही सिंपैथी रखेगा, ना एपैथी। एपैथी वाला देखिए वो पानी में डूब रहा है, एपैथी वाला दूर खड़ा हुआ है, उसको कोई लेना-देना नहीं है। मतलब मैं तो काउंसलर हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई लेना-देना नहीं है, आप डूब रहे हो। मेरे को तो इतने पैसे दे देना, मैं आपको इतना ये चीज़ें करवा दूँ। इस तरह से नहीं, ना ही एपैथी ना ही सिंपैथी कि उसकी प्रॉब्लम में साथ में इन्वॉल्व हो जाना है। आपको रखना है एम्पैथी। मतलब एम्पैथी मतलब देखिए वो अपना हाथ दे रहा है और खुद वो पानी से बाहर है, खुद वो दलदल से बाहर है। मतलब अपने आप को कंट्रोल्ड अपना बिहेवियर रखते हुए उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना इज़ एम्पैथी। तो ना ही अपने नेचर, अपने बिहेवियर को ऐसा बना लीजिए कि दूसरों की प्रॉब्लम में हम खुद ना डूब जाएँ। बाहर अपने आप को बाहर रखते हुए उसको भी बाहर निकालना है, सेफ ज़ोन में लाना है उसको। इसको बोलते हैं एम्पैथी और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है गुड काउंसलर, अच्छे काउंसलर की। अब हम समझेंगे, बस ये एक तो ही स्लाइड्स है, टाइम जस्ट अ मिनट, टाइम हाँ 10:16 हो गया ना, बस एंड करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ लिटरेचर बेस्ड योगिक काउंसलिंग। तो जो भी यौगिक काउंसलिंग का हमने कंसेप्ट अभी समझा, तो वो
किस पे बेस्ड थी? योग पतंजलि योग सूत्र पे। हम तो नॉर्मल भी वो बातों को समझा सकते थे, बट आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि हमारे वेदों में, हमारे एंशियंट कल्चर से ये बातें चली आ रही हैं कि लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है और अपनी इमोशनल, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है। तो ये बेनिफिट्स क्या है? इमोशनल बेनिफिट्स एंड फिजिकल बेनिफिट्स। एक तो इमोशनली ये रिलैक्सेशन पहुंचाएगा, ठीक है, और आपको प्रेजेंट में रहना सिखाएगा। दूसरी बात है पीस, मतलब एक शांति का आप अनुभव करेंगे। इस तरह की काउंसलिंग के बाद जब आपका योगा, आपके आसन, आपकी प्राणायाम बाद में वर्क करना स्टार्ट करेंगे, बट आपकी काउंसलिंग के बाद ही आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगा और वो अपनी सारी बातें आपसे फ्रीली आपसे डिस्कस कर पाएगा, अपने अपना सारा प्रॉब्लम्स आपको बता पाएगा जब आप अच्छे से उसको काउंसल करोगे। और आप जब फिर उनको योगा, आसन, प्राणायाम वगैरह देंगे तो उन पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा वो सारा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट, ट्रस्ट जब हम किसी चीज़ पे होता है ना, तो कोई भी दवाई जल्दी असर करती है ना? जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, बीमार हैं और क्लिनिक बंद मिला, तो मम्मी ने बोल दिया कि घर में किसी ने बोल दिया कि मेरे पास एक मेडिसिन रखी है, ये खा लो। तो हमको ऐसा लगता है ये तो इन्होंने दिए, इससे क्या असर होने वाला है? डॉक्टर मिलता तो डॉक्टर की से तो हम आज ही उठ के खड़े हो जाते। तो एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, एक ऑथोराइज्ड पर्सन का, एक रिलायबल पर्सन का, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन का, वो जल्दी असर करता है मेडिसिन से ज़्यादा। तो आपका योगा, योगा का जो इंटरवेंशन है वो बाद में असर करना शुरू करेंगे। आप जो उनसे इतने अच्छे से बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, वो उनको ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाएगा, पीसफुलनेस फ़ील करवाएगा। और फिज़िकल बेनिफिट क्या होंगे? उनको एनर्जी फ़ील होगी बॉडी में, अदरवाइज़ वो कैसे थके-थके से, एनर्जी नहीं है ऐसा फ़ील होता है। मेंटल डिसीज़ेज़ जिनको होते हैं, उनको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी फ़ील होगी, उनको हेल्थ अच्छी फ़ील होगी, उनको स्ट्रेंथ लगेगी। और रेज़िलियंस, मतलब जिस भी किसी चीज़ में है वो जल्दी से उससे ओवरकम हो पाएँगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यही था हमारा लास्ट था बेनिफिट और हमारे योगिक काउंसलिंग के बेनिफिट्स। जस्ट अ मिनट।